वलन के प्रकार। कई बार ऐसा भी आता है निम्नलिखित में से वलन का कौन सा प्रकार है या कौन सा प्रकार है नहीं है। वलन के प्रकार के अंदर हम देखेंगे कि जैसे और वलन बनाए हैं के बनाए ठीक है नहीं। अब कई बार वो दे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर ए बी सी डी ऐसे भी दे देगा। ये क्या है हमें क्या पता क्या है, आप जानो। अब यहां पर ऐसे बनाया, अभी जो हम बात कर रहे थे ना तंबू की, उसकी दोनों भुजाएं ऐसे बराबर ऐसे कोण बना रही हैं एक ही दिशा के कोण। जैसे अगर ये आपका 60 डिग्री का कोण है, ये भी आपकी कितने डिग्री के 60 डिग्री के, यानी इसको हम बोलते हैं सममित वलन। क्या बोलेंगे? सममित मतलब आपका मित्र जो आपके समान ही है, जैसा आप कोण बना रहे हो वैसा ही वो बना रहे है नी, सममित। दूसरा में आप देख रहे हो कि ये जो भुजा थी, जैसे मैंने कहा कि ये भुजा आपने देखा कि 60 डिग्री का कोण बना रही है। दूसरी हो सकता है कई बार के टप्पी थोड़ी सी थारो जो तंबू बनाओ नहीं, वो एकदम ऐसे नहीं बन के, वो आपकी भुजा थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। अब थारकन के पैरामीटर थोड़ी है, आपने गड्ढा खोद रहे थे लकड़ रोप के वहां पर तो बनाओ। अब हो सकता है कि वो बराबर बराबर नाप के अकॉर्डिंग आपने जैसे यहां बीच में देखा और इधर 10 फीट की दूरी पर है, इधर भी 10 फीट की दूरी पर है, तब तो वो आपका पैरेलल ऊपर वाला ढांचा भी यानी बराबर होगा तो वो पैरेलल बन जाएगी छत। कई बार वो हो सकता है कि ये तो आपने 10 फीट की दूरी पे बनाया, वो दूसरा 8 फीट की दूरी पे होगा, तो अब उसका ढाल सेम रहेगा क्या? नहीं रहेगा। अब उस कंडीशन के अंदर आप देख रहे हो कि भाई एक 60 का बना रहा है, एक 50 का हो सकता है, 40 का हो सकता है, दोनों का ढाल समान नहीं है, उसको हम बोलते हैं असममित वलन। क्या बोलेंगे? यानी इसमें वलन की दोनों भुजाओं का जो झुकाव था वो समान था, इसमें वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव समान नहीं है, इसलिए इसको क्या बोल दिया? असममित। क्या बोला? अमित्र पूर्णतया समान को नहीं, ठीक है ना, असममित। अब अगला पढ़ेंगे एक दिग्नत वलन। क्या पढ़ेंगे रे? एक दिग्नत वलन। ऐसे किया ऐसे किया, इसको हमने लिख दिया एक दिग्नत। दिक् कह दीजिए, दिक् मतलब दिशा। जिस वलन की एक भुजा 90 डिग्री का कोण बनाती है, एक भुजा सदैव 90 डिग्री का ऐसे कोण बनाएगी। मैंने बताया कि आपने जब अपना तंबू लगा रहे हो, एक दीवार आपने ऐसे खड़ी कर दी, दूसरी आपने ऐसे तिरछी कर दी। अब ये जो तंबू वाला जो पार्ट था, भुजाएं तो दो ही है वलन की, बोल दूसरी कट है, ये जो खड़ी है ये भी तो भुजा है, ये भी भुजा है, वलन की दो भुजाओं के अंदर। बोले ऐसा क्यों बनेगा? अब आपने देखा कि संपीड़न वे वलन किसके कारण बनते हैं? चट्टानों में जब लहरदार जो मोड़ पड़ रहे हैं, ये मोड़ ही तो है और क्या है? क्षैतिज बल के कारण पड़ रहे थे, यानी संपीड़नात्मक शक्ति के कारण पड़ रहे थे। क्या हमेशा दबाव एक जैसा ही लगेगा? नहीं लगेगा। दबाव बराबर हो सकता है, दबाव कहीं पर बहुत ज्यादा हो सकता है, कहीं पर कम हो सकता है। जैसे ऐसी कंडीशन के अंदर आपने देखा ये चट्टान ऐसे खड़ी हो गई, इस साइड से कम दबाव लगा तो ये आपका मंद ढाल वाला हो गया। यानी एक तो मंद ढाल वाला हो और एक ऐसा 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, उसको हम क्या बोलेंगे? एक दिग्नत वलन। क्या बोलेंगे? एक दिग्नत वलन, यानी जिसकी एक भुजा सदैव 90 डिग्री का कोण बनाती है। समझ गए? फिर उसके बाद में समनत वलन। जैसे इसमें ये वलन की भुजा और ये वाला जो भाग है, दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर हैं। समनत वलन के अंदर यानी एक साइड से धक्का लगा, आप यूं मान लीजिए, तो ऐसे बन गए ना। समनत यानी समान रूप से झुकी हुई है, एक ही डायरेक्शन में झुकी हुई है, एक ही दिशा के अंदर। लेकिन
वो एक दूसरे के ऊपर नहीं है, क्षैतिज नहीं है, समान रूप से झुकी हुई तो है लेकिन पूर्णतया क्षैतिज नहीं है, तो उसको आप क्या बोलते हो? समनत वलन। क्या बोलेंगे? ये आपका सममित था, ये आपका क्या है? समनत है। इसको हमने लिख दिया समनत वलन, यानी दोनों भुजाएं वलन की एक ही डायरेक्शन के अंदर, एक ही दिशा के अंदर झुकी हुई हैं, लेकिन पूर्णतया क्षैतिज नहीं है। और अगर वो क्षैतिज हो जाए, जी क्षैतिज को मतलब है कि वलन की एक भुजा आपकी चारपाई है और एक भुजा आप ऊपर पड़े हो, दूसरी वो है, वो इसीलिए इसको बोलते हैं श्यान वलन। वलन की दोनों भुजाएं, वलन की दोनों भुजाएं, जैसे क्षैतिज तो इसमें भी थी लेकिन सॉरी समनत तो इसमें भी थी, लेकिन समनत होते हुए वो क्षैतिज हो जाती हैं। पहले ऐसे झुकी हुई थी लेकिन ऐसे हो गई, एक दूसरे के ऊपर हो गई, उसको हमने क्या बोल दिया? श्यान वलन, या जिसको परिवलन बोलते हो। अब एक आगे हम प्रतिवलन भी बोलेंगे। प्रतिवलन में क्या होता है कि जैसे आप यूं देखिए, ये यहां तक तो ऐसे था, तब तक तो आपका था समनत वलन, ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे क्षैतिज हो गई, इसका मतलब क्या है? श्यान वलन। अब कई बार टाबर खेले के रहे थे, देखा होगा, एक टाबर यहाँ माचा के ऊपर सोते और दूसरो आओगो, वो भी टांगड़ा पकड़ेगो और यहाँ ऊंचो करके इल्ला पासा कर देगो, यहाँ तोड़ेगो नहीं, माचे मतलब उस चारपाई के साथ में उसका संपर्क है, उसको आप बोलते हो प्रतिवलन। उल्टा कर दिया उसको ऐसे, समझ गए ना? चारपाई ने कर दे, टाबर ने कर दे, ठीक है नहीं? एक भुजा, वलन की एक भुजा दूसरे के ऊपर इस प्रकार से उल्ट गई, उसको आपने कह दिया प्रतिवलन। एक नाम आगे आएगा गिरवा खंड या नापे। अब क्या होता है कि कई बार है, जैसे अत्यधिक संपीड़न के कारण चट्टान का एक टुकड़ा टूटा, गिरवा मतलब गर्दन, गर्दन का खंड, जैसे ये हमारी बॉडी के साथ में यहां से है, हाँ ग्रीवा, ग्रीवा कहते, ग्रीवा मतलब गर्दन, गर्दन की भांति। जी थे बाकी महाभारत देखी होगी नहीं, उसमें ऐसे करते हैं एक तीर, यानी उससे इतना फोर्स आता है कि उसकी नाड़ यहां से कटती है, अलग होती है ना। अब वो हो सकता है गिरवा खंड या नापे, यानी चट्टान का एक खंड जो अलग हो गया, उसको हमने बोल दिया गिरवा खंड या नापे। अब वो गिरवा खंड आप यूं कह सकते हो, जो गर्दन वाला टुकड़ा है वो यहां पास में गिर सकता है या वो दूर जाकर के गिर सकता है। अब उसको बोलते हैं ओटोकथोनस, एलोकथोनस। अब कई बार जब आप महाभारत का जो युद्ध देखते हो ना, उसमें ऐसे वो तीर लगाते हैं, ज्यादातर के यहां से नाड़ कटती है, यहीं आसपास में गिर जाती है, लेकिन कई बार देखा होगा उस तीर के साथ में वो नाड़ ऐसे जा रही है, देख रही है कि कितना रही है, बंग मापन ये दिखावे, फिर बोले बा फलानती जगह जाकर नष्ट करेगी, पता नहीं कहां तक जा रही है। इसका मतलब वो एलोकथोनस है, यानी उस चट्टान का खंड, अपने शरीर का चट्टान, या मान लीजिए इसका एक खंड था, वो वहां से मूवमेंट करते हुए कुछ बहुत लंबे चौड़े दूरी के ऊपर जाकर के गिरता है, उसको बोलते हैं एलोकथोनस है। हाँ, उसका धड़ ने वहां तक रहा और उसका शीर्ष यहां पे आ गया, इसलिए शीर्ष मेड़ी ये अपने वाली है क्या, गोगा मेड़ी, और धुर मेड़ी वहां पे ददरेवा के अंदर जो आप कह रहे हो। तो ये बात हो गई। तो वो मूल चट्टान की भांति अगर, यानी मूल जो एक तरह से भाग है चट्टान का, वो उसी जगह के ऊपर है, लेकिन उसका एक हिस्सा अलग होकर के पास में अगर गिरता है तो उसको बोलते हैं ओटोकथोनस। ये याद रख लियो, ओटो जो कोई नहीं, वो ज्यादा दूरी तक कौन कहते हैं, इनको कहने भाई जी सो जयपुर चलना है, नहीं जाएंगे। आप कहोगे कि हमें 2 किलोमीटर जाना है, 1 किलोमीटर जाना है, आधे किलोमीटर जाना है, आ जा भैया बैठ, मिनट लगे। ऑटो मतलब जो आसपास में आपको सुविधा दे रहा है, इसका मतलब चट्टान का वो खंड जब आपके पास में गिर जाता है तो उसको आप बोलेंगे ओटोकथोनस, और वो जब दूर जाकर के गिरता है तो उसको एलोकथोनस। अब इसके अंदर वलन के प्रकार के अंदर हम खुले वलन की भी बात करेंगे, बंद वलन की भी बात करेंगे, पंखा वलन की भी बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ उनके अलग अलग प्रकार की है। तो आ गया कि समझ में? कई बार चित्र देगा 1 2 3 4 5, जैसे पूरा ये चित्र बना दिया, वो आपसे या तो ऐसे कह रहे हैं, एक नंबर किसको, ए किसको कर रहा है, बी किसको कर रहा है, सी किसको कर रहा है, डी किसको कर रहा है, या फिर ए बी सी डी को आप सुमेलित कीजिए, ऐसे सवाल आते हैं। कर दोगा?
देखो ये हमने यहां पे वलन के प्रकार की सम्मित असम्मित। अब सबसे पहले देखो सम्मित के अंदर जो लैंग्वेज लिख रखी है वो देख लीजिए। एक तरह से सम्मित वलन या अंग्रेजी में जिसको सिमेट्रिकल फोल्ड कहते हो, इस वलन में दोनों भुजाएं समान रूप से समान कोण से झुकी हुई। बोले दोनों भुजा किसी आगे कहीं गई है। ये जो आपके तंबू के दो पार्ट थे ना, एक ये भुजा है दूसरी ये भुजा है, ये ऊपर वाला। अब ये क्या है आपका अपनति वाला भाग है, इसको आप अपनति अक्ष बोला। जो कि बीच में थे यहां बंबू लगा रखे हो ना, जगह सारा यहां टेंट ताने हो तंबू आपने लगाया, इस अपनति अक्ष के सारे ये दोनों इनका कोण अगर आपका बराबर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, समनति वलन। यही बना दिया। असम्मित वलन या एसिमेट्रिकल जिसको आप फोल्ड बोलते हैं, इसमें वलन की दोनों भुजाएं असमान रूप से झुकी होती हैं। एक में जैसे साधारण ढाल हो गया, एक में झुकाव थोड़ा सा के ज्यादा हो गया। जैसे एक तो आपने यूं कह दिया, लेकिन 90 डिग्री का नहीं होगा। 90 डिग्री का होते ही वो किस में चला जाएगा, एक दिग्नत। अरे दोनों जो की भुजा है नहीं, उसमें तो सेम कोण बना रही थी, सेम बराबर बल लगा था। इसमें बल बराबर नहीं लगा, इसलिए एक का झुकाव थोड़ा ज्यादा हो सकता है, एक का साधारण हो सकता है, कम हो सकता है। तो जो बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, असम्मित। अगली कंडीशन ऐसे आएगी, जब एक साइड से दाब ज्यादा लगा, ऐसे बन गया। ये क्या बन गया, एक दिग्नत वलन। क्या बना, जिसकी हमेशा एक भुजा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। जब तक 90 डिग्री का नहीं बनेगा, इसका मतलब वो एक दिग्नत की श्रेणी में नहीं आ रहा है। फिर वो आपका कौन सा वलन है, असम्मिति है, असमानी है। देखो एक दिग्नत वलन सवाल कैसे दिया गया, मोनोक्लाइन फोल्ड भी बोल देते हैं इसको। इसमें एक भुजा सामान्य कोण बनाती है, ये अभी हमने देखा ना, एक भुजा तो सामान्य कोण और दूसरा 90 डिग्री का, तथा दूसरी भुजा समकोण बनाती है। एक बार प्रश्न में ऐसे लैंग्वेज दी थी, देखो इसमें एक छोर, अब कहीं छोर आवे जब यहाँ लगे किसे छोर की बात करें, मैंने तो गुरु जी यहाँ कहो तंबू पढ़ लियो थे के, यहाँ पे तो तंबू दिया नहीं। अब इसने झोंपड़ी का जिक्र भी नहीं किया, तंबू का जिक्र नहीं किया, ये तो कुछ छोर की बात कर रहा है। इसमें एक छोर सतत ढाल की ओर है। वो बैठे बैठे पढ़ा पेपर में, एक छोर सतत ढाल की ओर, एक छोर मतलब एक किनारे की बात कर रहा है, सतत ढाल की ओर मध्यम ढंग से झुका है। मध्यम ढंग से झुका है, क्या पूरा नहीं झुका है, यानी बीच बिचारे हुए है। मध्यम ढंग से का मतलब 30 40 50 60 ऐसे कुछ डिग्री का कोण बना रहा है, मध्यम ढंग से झुका है। यहां पे क्या लिखा, इसमें एक भुजा सामान्य कोण थी, यहां पे क्या लिख दिया, मध्यम ढंग से झुका है, जबकि दूसरा समकोण पर तीव्रता से झुका रहता है। आगे ना समकोण की बात, तथा ढाल लगभग ऊर्ध्वाधर या लंबवत होता है। लगभग आपका खड़ा ढाल होगा, लंबवत होगा, ऊर्ध्वाधर होगा, तो उसे कहते हैं एक दिग्नत वलन। बैठे पेपर के अंदर सवाल सेम ही था, लैंग्वेज आपने देखा ना। ये देखो इसमें दूसरी भुजा यानी एक भुजा आपकी 90 डिग्री की होगी, समकोण पे होगी, एक भुजा आपकी साधारण झुकाव वाली होगी, एक साधारण झुकाव की होगी जिसको आपने मध्यम झुकाव बोल दिया, और दूसरी आपकी 90 डिग्री। अब बैठे अठू लागे, एक छोर सतत ढाल की ओर मध्यम ढंग से झुका रहता है, जबकि दूसरा समकोण पर तीव्रता से बनाता है। वो कहता है ये वलन कौन सा होता है। तो चाहे छोर की बात करें, चाहे किनारे की बात करें, चाहे वो भुजा की बात करें, तो फिर आप बता देंगे जिसमें एक सामान्य या मध्यम कोण बनाती है और दूसरा आपका 90 डिग्री का कोण बनाती है, या समकोण बनाती है, या लगभग सीधी होती है, ऊर्ध्वाधर होती है, तो उसको हमने बोल दिया एक दिग्नत वलन। फिर नेक्स्ट जो इसके अंदर आपने सीखा वो समनत वलन, समनतिक वलन, आइसोक्लाइन। कई बार ये करें देंगे शब्द, ये दे देंगे आइसोक्लाइन, मोनोक्लाइन ऐसे देगा, तो हिंदी वाला ने लिए फिर रमान हो जाए। सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, आइसोक्लाइन, मोनोक्लाइन, ये कारण आपने आइसोक्लाइन, मोनोक्लाइन, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल शब्द है बे याद रख लियो, क्योंकि बे तो अंग्रेजी में लिखे ही जाना। तो बहुत सी बार आपको ऐसा नहीं देगा, समनत वलन ये भी दिया गया। आइसोक्लाइन, मोनोक्लाइन, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, निम्नलिखित में से कौन सा है, वो परिभाषा वो दे करके दे रहा है। इसमें अभी हमने बात की थी कि एक साइड से हवा आ रही है तेज, आपका जो तंबू था, आपकी जो झोंपड़ी थी, उसकी ऐसे टांगे खड़ी हो गई। पहले वाले के अंदर इस प्रकार से बात कर रहे थे आप, कौन सा, सम्मित के अंदर।
असममित के अंदर आपने कह दिया कि ये समान नहीं रहे, कुछ इस प्रकार से। एक दिग्नत के अंदर आपने कह दिया कि एक भुजा समकोण बना रही है। अब हम बात करें समनत वलन की। समनत, अब आपने देखा कि एक साइड से जब हवा आई, अब ऐसे झोंपड़े को टेढ़ा कर दिया, क्षैतिज नहीं किया, पूरी पलटो कौन मारी, यहां थोड़ी सी टांगड़ी यहां चकीज गई। अब इसका मतलब एक साइड से दबाव लगने के कारण अब वो ऐसे, लेकिन पूर्णतया क्षैतिज नहीं होती है। पूर्णतया क्षैतिज होती है वो किस में चली जाएगी, श्यान वलन में चली जाएगी। देखो इस वलन में विप्रेशन की लैंग्वेज देख लीजिए। इस वलन में वलन की दोनों भुजाएं समान रूप से समानांतर झुकी होती हैं। समान रूप से समानांतर तो हैं लेकिन क्षैतिज नहीं है, परंतु पूर्णतया क्षैतिज नहीं होती। एक बार लैंग्वेज दे दी, जब किसी वलन के फलकों की नति, अब कई बोले फलक कुकर दियो, अब कह जी भुजा क्यों कौन दी, फलकों की नति एक ही दिशा में और एक ही कोण पर होती है। फलकों की नति एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में होगी ना, एक ही कोण के ऊपर होगी, तो उसको कहते हैं, क्या कहेंगे, समनत वलन। चाहे वो फलक लिखे, चाहे वो भुजा लिखे, और चाहे वो छोर लिखे। समझ गए ना। विप्रेशनों का आप अभ्यास करोगे तो उससे यही फायदा होगा कि आपको लैंग्वेज समझ में आ जाएगी। वहां अचानक जाते ही रस्सा कसी को नहीं हुआ भाई। जैसे हम एक तो नए माहौल में जाते हैं और एक पहले से परिचित माहौल होता है, तो थोड़ी सी वहां पे सहजता होती है। जैसे गांव का कोई बच्चा मुंबई की गलियों में सबसे पहले जाए, उसको लगेगा यार ये क्या हो गया, बहुत दुविधा होती है ना। और मुंबई की गली वाले को अगर गांव में आप ले आएंगे, वो सोचेगा यहां कुछ है ही नहीं। दोनों अपनी अपनी जगह। तो सेम यही कहानी हो रही है कि भाई आप कभी कभार, अब जैसे पहली बार घूम के आए, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार जब घूम के आए, तो आपको पता चला कि इन गलियों के अंदर तो यहां पे ऐसी ही भीड़ भाड़ रहती है। फिर आपको इतना ज्यादा असहज महसूस नहीं होगा, और यहां पे इस प्रकार से घटनाएं घटित होती रहती हैं। उनसे कैसे बचना है वो एक अलग बात है। अब यहां पर भी ऐसा ही कुछ है कि ये घटनाएं घटित हो रही हैं। कभी आपके सामने शब्द किसी स्वरूप में दे रहा है, कभी किसी स्वरूप में दे रहा है। बात तो मूल तो वही है भाई। आपको मूल समझने के साथ साथ में कुछ लैंग्वेज के शब्द अगर समझ लेंगे तो फिर हमें फायदा ये होगा कि पेपर के अंदर जब वो दाएं बाएं ऐसे घुमा फिरा के देता है तो आपने पहले से प्रिपेयर है। अच्छा, इसके लिए तो मैंने 4 तरह की, पहले जैसे हमने तो 1-2 की बात कर रखी है लैंग्वेज की। आप जब प्रश्न करोगे तो आपके सामने दूसरी लैंग्वेज और लिखी आ सकती है, और आप मानसिक रूप से पहले से प्रिपेयर रहेंगे। हाँ, ऐसी लैंग्वेज मैंने पहले भी पढ़ी थी, लेकिन ये घुमाने का प्रयास कर रहा है, ये इसी वलन की बात कर रहा है, और मैं इसको अच्छी तरीके से समझ गया। अगले में देखो, ओ लिट गयो। ये था ना, मैंने बताया ये चारपाई के ऊपर ऐसे, और टबरियो यहां आपको पढ़े। क्या लिखा, श्यान वलन परिवलन रेकुबेंट फोल्ट। इस वलन की दोनों भुजाएं समानांतर होते हुए क्षैतिज हो जाती हैं। यही किया हमने। श्यान वलन वह वलन है जिसमें अक्षीय तल अनिवार्यतः क्षैतिज होता है। उसने ऐसे दिया, श्यान वलन नहीं दिया था। श्यान वलन तो उत्तर पूछा था। किस वलन में अक्षीय तल अनिवार्यतः क्षैतिज होता है। अब कई यहां बोले इया तो फिर दियो ही कोनी, दोनों भुजा समानांतर होते हुए क्षैतिज होंगी। ये नहीं दिया सर उसने। तो उसने क्या दिया, ये शब्द नहीं लिखेगा वो श्यान वलन, ये वाला वो लिखेगा यहां से, ऐसे लिखा हुआ है, वह वलन जिसमें अक्षीय तल अनिवार्यतः क्षैतिज होता है। अनिवार्यतः मतलब, इसका मतलब जैसे हमारे पेपर लगते हैं ना, एक 11वीं 12वीं में थे तो आपने देखा कि हिंदी अंग्रेजी अनिवार्य हैं। इसका मतलब वो तो जरूर पढ़ने ही पड़ेंगे, बाकी आपके सामने विकल्प हैं। तो यहां पर भी इसके सामने भी कोई विकल्प नहीं है। अब अनिवार्यतः क्षैतिज तो तभी होगा ना, वो समानांतर झुकेगी, और समानांतर झुक के अगर वो क्षैतिज बनाएगी तो ही। अब अनिवार्य हो गया, अनिवार्य हो गया तो इसका मतलब समनत तो हो ही नहीं सकता। समनत में तो वो समानांतर थी, समझ गए ना। अनिवार्यतः क्षैतिज तल होगा, इसका मतलब तो किस वलन की बात कर रहा है, श्यान वलन की। यानी प्रश्नों को घुमाने का प्रयास किया जाता है ताकि, अब अपन यहां दे दो प्रश्न, एक वलन जिसकी दोनों भुजाएं समानांतर होते हुए क्षैतिज हो जाती हैं, हर कोई। हाँ जी, हालांकि पूछा गया ये भी। इसमें थोड़ी सी आसानी रहती है, हम कंफ्यूज नहीं होते। इसमें फिर सोचते हैं अक्षीय तल, और तो कहीं दे ही कौन रखो। इसमें अक्षीय तल अनिवार्यतः क्षैतिज हो गया। बोले अक्षीय तल किसी हो गुरु जी,
अभी आप कह रहे थे ना, ये जो आपने ऐसे झोंपड़ी बनाई थी, ये आपका ऊपर वाला जो पार्ट थे, हमने ऐसे बात की थी, ये आपकी अपनति वाला भाग था। यहां पे नीचे आपने देखा कि ये आपका अभिनति वाला भाग था। अपनति और अभिनति के बीच में ये वाला जो हिस्सा आपने किया, उसको हमने क्या किया, अक्षीय तल। अब हमने क्या कर दिया, ये जो हिस्सा था इसको इधर से दबाव लगाया, यहां तक आया, क्षैतिज नहीं हुआ है, समानांतर तो है, तो हमने समनत बोल दिया। इसको और धक्का लगाया तो आपका ऐसे बन गया। अब ये आपका अक्षीय जो तल है, ये अक्षीय तल यही तो है, ये अक्षीय तल अब अनिवार्य तो हो गया। अनिवार्य तल अक्षीय जो तल है वो आपका क्षैतिज हो गया, यानी यहां पे क्षैतिज नहीं है, ऐसे हुआ, वो क्या हो गया, क्षैतिज हो गया। तो फिर वलन कौन सा बनेगा, श्यान वलन। अब अक्षीय तल समझ मान ला क्यों नहीं? हाँ मारे गणो यार ये थे पंडित छोड़ो। परिवलन में होसी, प्रतिवलन में तो फिर उल्ट जाएगी टांगड़ी, आगे है जी। ठीक है, इन आठों चक्के इनने कर दियो, मैं थाने बताया कि आठे तक। अब क्षैतिज तल के कर दियो, तो मतलब ये था, ऐसे था, यहां तक तो ठीक है। अब आपने एक भुजा को पकड़ करके इनने करती, और मैं थाने बता रही हूं बेहतर और एग्जाम्पल कौन ही हो सका। वो क्षैतिज को तल की एक भुजा थी, वो यहां पे चिपकी हुई थी। अब इसको आपने ऐसे उठाया, प्रैक्टिकल करके देख लेना घर जाके, यहां तक ऐसे करके ऐसे ले आए, ठीक है नहीं, उल्टो पुल्टो काम कर दियो। तो इसका मतलब अब उल्टा दिया आपने, उस एक भुजा को दूसरी भुजा से अलग करने का आप प्रयास कर रहे हो। देखो चारपाई के सारे यहां चिपे पड़े हो बापड़ो, बिंदे उठा के ऐसे कर रहे हो। ऐसे ही चट्टानों के साथ में होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिवलन। और जब बा अट जाएगी नहीं तो फिर वो टूट जाए। अगला प्रतिवलन, ओवरटर्न्ड फॉल्ट, अंग्रेजी में बोल दिया। अत्यधिक संपीड़न के कारण, आराम चारपाई पर पड़े हो लेकिन थे संपीड़न जोर ज्यादा मारोगा जित तो वो अलग होगा। लिखा है अत्यधिक संपीड़न के कारण जब वलन की एक भुजा दूसरे भुजा के ऊपर है उलट जाती है, जैसे एक भुजा दूसरी भुजा के ऊपर उलट जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिवलन। आगे बात करेंगे गिरवाखंड या नापे की। ग्रीवाखंड मैंने अभी बात की थी कि एक गर्दन की बात आप कर रहे हो वैसे, और वो गर्दन आपकी अलग हो जाती है। चट्टान का कोई खंड अगर अलग हो गया तो उसको हमने क्या बोल दिया, जैसे गर्दन की भांति अलग हो जाता है उसको हम बोलते हैं गिरवाखंड। यहां पे लिखा है, ये किस भाषा का शब्द है, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ मेज पोस्ट खोल या सीट से होता है, वो मेज से अलग है। बहुत अधिक संपीड़न या अत्यधिक वलन के कारण जब वलन की एक भुजा टूट कर दूसरी जगह चली जाती है तो उसे आप क्या बोलते हैं, ग्रीवाखंड या नापे। अब वो दूसरी जगह पे मैंने बताया था वो पास में गिर सकती है और वो दूर जा सकती है। पास में सुविधाएं कौन देगा, ऑटो देगा, इसलिए हम उसको क्या बोल देंगे, ऑटोकथोनस। जब वलन की भुजा टूट करके आसपास के क्षेत्र में ही गिरती है तो उसको आप बोलेंगे ऑटोकथोनस, और वो कहीं दूर जाकर के गिर जाती है उसको आप बोलेंगे एलोकथोनस, याद रह जाए। अब इनके ग्रीवाखंड के बहुत सारे उदाहरण आपको आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र के अंदर और हिमालय क्षेत्र के अंदर मिलते हैं। आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित एक बार यह प्रश्न पूछा गया था जो आपने सूत्र के दौर पे लिख रखा है, हैप्पी ओडी, यानी नीचे पे लिखी यारी नाड़ है, गर्दन जो जमा हुई थी ना चट्टानों के खंड टुकड़े, तो फलानिया रही है जी, ये इसके ऊपर दूसरी आ गई, इसके ऊपर तीसरी आ गई, इसके ऊपर चौथी आ गई। तो एक बार प्रश्न पूछा था कि आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र में गिरवाखंड या नापे का कर्मिक जमाव बताइए। तो कर्मिक जमाव बताना है। अब ओडी महंगी हुए नहीं, कार जो की गाड़ी थी बात करो, अब बा खरीदने की सोचने लग रहे होती, मतलब हैप्पी तो हो, ओडी ले आया जब हैप्पी होया, आ नहीं हैप्पी पहली ही हो रहा हो, बाद में ओडी लेनी है। पहली जो ओडी ले आया तो फिर वो कर्म को नहीं रहेगो। अब हैप्पी ओडी तो वहां पे याद आई जाएगा, आगलो थाने शब्द लिखे देखो, अगर जो इतना नए याद रहे नहीं कई बार, बोलो जी है से क्या करेंगे, हेलवेटिक नापे। वो पहलड़ो सिर किंग है,
हेलवेटिक को है से, पी से पिनाइन नापे, और ओ से ऑस्ट्राइड, डी से डिनाराइड, डिनाराइड कर लेना, डिनाराइड नापे। क्या पूछेगा आगे के बाद समझ में क्या कहना चाहवा देखो नहीं आगे। अरे आप घूमने गए हो आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र में, यूरोप में गए आप, हालांकि अपने हिमालय क्षेत्र के अंदर भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल मिलते हैं। तो आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र के अंदर ये बार बार पूछा जाता है कि आप वहां पे गए थे तो आपने जो नापे देखे, बोले जी हाँ मैं देखे, तो बोले नीचे ही नीचे की आलो गर्दनी के लाग्यो तने, बोले मैं बड़ो खुश हो। अब बैठक हैप्पी ओडी, मैं बहुत खुश था, ओडी मेरे पास थी और मैंने गिरवाखंड देखे थे। अब है से हेलवेटिक, पी से पिनाइन, ओ से ऑस्ट्राइड, डी से डिनाराइड, ये आपके कर्म से पूछ लेंगे, यानी ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ कर दो। आगे सवाल पूछा गया ये भी, हाँ सारा नीचे है। वैसे खुशी ये बात कर ली। ऑटोकथोनस हिंदी में बोलते हैं स्व स्थानिक, स्व मतलब अपने स्थान के ऊपर गिर जाए, इसमें चट्टानें टूट करके अपने आसपास के क्षेत्र में गिर जाती हैं। एलोकथोनस इसमें चट्टानें टूट करके दूर चली जाती हैं। ये की खुला वलन और एक बंद वलन की बात करेंगे। खुला वलन विवृत वलन भी जिसको बोलते हैं, इस वलन में दोनों भुजाओं के बीच अधिक कोण होता है। अधिक कोण का मतलब 90 डिग्री से तो ज्यादा है लेकिन 180 डिग्री से कम है। 180 डिग्री का मतलब तो ऐसे लाइन बन गई, 90 डिग्री से तो कम है, 180 डिग्री से ज्यादा है, तो उसको आप क्या बोलेंगे? खुला वलन। और दोनों भुजाओं के बीच को कोण अगर 90 डिग्री कम होगा तो मैंने क्या बोल दोगे? बंद वलन, जिसको आप न्यून कोण बोलते हो। दोनों भुजाओं के बीच न्यून कोण यानी 90 डिग्री से कम होता है ये, तो उसको हम क्या बोल देंगे? बंद वलन। अब अगला जो वलन जिसकी बात करते हैं पंखा वलन। जब अब हम पीछे सम अपनति और सम अभिनति करके आए थे, जब एक वृहद अपनति या एक वृहद अभिनति के अंदर बहुत सारी इस प्रकार से छोटी छोटी अपनतियां और अभिनतियां बढ़ जाती हैं तो वो आकृति किसके जैसे लगती है? पंखे जैसे मिलती है, इसलिए उसको क्या बोल देते हैं? पंखा वलन। क्या बोलेंगे? पंखा वलन। अरे ऐसे क्या था, ला मैं बताऊं तो यहां पंखा वलन आपका यहां पर भी हो सकता है और पंखा वलन आपका यहां पर भी हो सकता है। सम अपनति और सम अभिनति का मतलब था कि अपनति वृहद अपनति के अंतर्गत छोटी छोटी अपनतियां और अभिनतियां बन जाएंगी तो भी आपको वहां पे पंखा वलन के दर्शन होंगे, और वृहद अभिनति के अंदर भी अगर आपको छोटी छोटी अपनतियां और अभिनतियां बन जाएंगी तो भी आपको पंखा वलन के दर्शन होंगे। समझ गए ना? लेकिन वहां प्रश्न अलग ऐसे था कि एक वृहद अपनति के अंदर, एक वृहद अपनति के अंतर्गत छोटे छोटे अपनतियां और अभिनतियां बन जाती हैं तो उसको हमने बोल दिया सम अपनति। सम अपनति के दौरान आपका पंखा वलन बनेगा, सम अभिनति में भी आपका, तो बोले मानने के बेरो पड़ेगा। वो पंखो वलन पूछे है कि सम अपनति पूछ रहा है या सम अभिनति पूछ रहा है, ये तो पेपर बनाना बेरो होगा वो थारू कि ये पूछे। यहां पे ऐसे लिखा देखो, वृहद अपनतियों और अभिनतियों दोनों शब्द लिखे ना। वृहद अपनतियों और अभिनतियों में संपीड़न के कारण छोटी छोटी अपनतियां और अभिनतियों का निर्माण होता है तो आकृति कैसी हो जाती है? पंखे से दृश्य हो जाती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? पंखा वलन। आगे की बात समझ में, सम अपनति के दौरान भी बनेगा और समय अभिनति के दौरान बनेगा। तो ये वलन से संबंधित कुछ चीजें थी, थोड़ी सीखें बिया तो 5 ही मिनट को टॉपिक है। आपने सीखा वलन, क्षैतिज संचलन के कारण या संपीड़नात्मक शक्ति के कारण चट्टानों में जब लहरदार मोड़ पड़ जाते हैं तो उसको हमने कह दिया था वलन। ये तो कहा। फिर वलन के कुछ अलग अलग भागों का हमने जिक्र किया। वलन का ऊपर उठा हुआ ये जो भाग था ऐसे, इसको हमने बोला था अपनति। क्या बोला? इसको हमने बोल दिया अपनति, और इसको हमने बोला था अभिनति।
फिर हमने ये देखा कि अपनति के शीर्ष से होकर के इस प्रकार से जो अक्ष गुजरता है उसको हमने बोला था अपनतीय अक्ष। क्या लिखा था? अपनतीय अक्ष की बात कर ली। अभिनति के मध्य से होकर के इस प्रकार से जो गुजरता है उसको हमने बोल दिया अभिनतीय अक्ष। ये शब्द भी किया, अभिनतीय अक्ष किया ना। फिर हमने कहा कि अपनतीय अक्ष और अभिनतीय अक्ष के बीच में ये वाला जो हिस्सा था इसको हमने बोल दिया अक्षीय तल। क्या बोला? अक्षीय तल की बात की। फिर हमने एक बात और की, सम अपनति सीखा, सम अभिनति सीखा। सम अपनति और दूसरा सीखा सम अभिनति। सम अपनति और सम अभिनति। आपने देखा था कि एक जो अपनति है, बृहद जो अपनति है, उसके अंदर छोटी छोटी इस प्रकार से अपनतियां और अभिनतियां बन जाती हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सम अपनति। इसी प्रकार से एक बृहद अपनति के अंदर छोटी छोटी अपनतियां और अभिनतियां बन जाती हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सम अभिनति। ये शब्द कर लिया। और एक जो हमने बात की थी कि नति और नतिलंब। नति आपके इस ढाल को प्रदर्शित करेगी और जिसके ऊपर ये टकराता है उसको हम क्या बोलते हैं? 90 डिग्री का जो एंगल बनाएगी उसको हमने नति लंब की बात की। तो ये वलन की बात कर ली, अपनति की बात की, अभिनति की बात की, अपनतीय अक्ष का जिक्र किया, अभिनतीय अक्ष का जिक्र किया, अक्षीय तल की बात कर ली, सम अपनति की बात की, सम अभिनति की बात की, नति की बात कर ली और नति लंब की बात कर ली। इतने शब्द तो आपके सामने ये आएंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट थे इसके। दूसरा जो इसमें हमने पढ़ा वो हमने पढ़े वलन के प्रकार। वलन के प्रकार। वलन के प्रकार के अंदर 5 शब्द तो आपके सामने ऐसे आए कि भाई अगर आपने देखा कि वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव अगर ऐसे ऐसे आपको बना के नहीं देगा, क्योंकि ये बीच वाला अगर दे तब तो हमें पता चल जाता है कि ये वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव अगर एक समान होता है तो उसको आप क्या बोलते हो हैं? सममित, या जिसको सिमेट्रिकल बोलते हैं। यही बात है ना। एक भुजा का झुकाव अलग टाइप का है और दूसरी का अलग प्रकार का है तो उसको हम क्या बोलेंगे? असममित। सममित कह दिया। और आपने इस प्रकार से देखा कि एक भुजा मध्यम झुकाव वाली या सामान्य झुकाव वाली है और दूसरी लगभग लंबवत या ऊर्ध्वाधर है, तो उसको हमने बोल दिया एक दिग्नत या मोनोक्लाइन जिसको बोला। यही तो बात थी। वलन की दोनों भुजाएं एक ही डायरेक्शन के अंदर आपने देखा कि इस प्रकार से समानांतर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? समानांतर, लेकिन क्षैतिज नहीं होती। उसको हमने क्या बोला? है समनत वलन बोल दिया। वलन की दोनों भुजाएं समानांतर होते हुए क्षैतिज हो जाती हैं, इसका मतलब किसकी बात कर रहे हो? श्यान वलन या परिवलन की बात कर रहे हैं। ये बात है। वलन की एक भुजा आपने उल्ट करके दूसरी साइड के अंदर कर दी तो उसको हमने बोला प्रतिवलन। क्या बोला? प्रतिवलन। ये शब्द किया। फिर उसके बाद में किया कि वलन की एक भुजा टूट करके अलग हो जाती है, उसको हमने बोला ग्रीवाखंड। ग्रीवाखंड को ही नापे बोलते हैं। ग्रीवाखंड को क्या बोलते हैं? नापे। बहुत बार प्रश्न आता है नापे संबंधित है ग्रीवाखंड से। किससे है? ग्रीवाखंड से। अब ग्रीवाखंड के अंदर आपने देखा कि भी अत्यधिक संपीड़न के कारण एक चट्टान का खंड था वो अलग हो गया। अब वो अलग होकर के आसपास के एरिया में गिर सकता है, वो दूर जा सकता है। नजदीक गिरेगा तो उसको हमने बोला था हैं ओटोकथोनस। क्या बोला? ओटो कथोनस। और दूर जाकर के गिरेगा तो उसको बोल दिया एलो कथोनस। दोनों आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ऑटो वाला याद रखना कि मार्केट के अंदर आसपास की दूरी जो होती है वहीं पे लेकर के जाता है, इसका मतलब दूसरा जो दूर जाएगा उसको एलो कथोनस अपने आप कह देंगे। ग्रीवाखंड या नापे के उदाहरण आपको हिमालय क्षेत्र के अंदर और पश्चिमी जो आप यूं कह सकते हो हिमालय वाला एरिया आ गया, आल्प्स जो क्षेत्र होता है उसमें बहुतायत में मिलते हैं। तो हमने हैप्पी ओडी एक सूत्र किया था जो आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र में है का मतलब हेलवेटिक नापे, हैप्पी पी का मतलब पिनाइन नापे, ओडी है ऑस्ट्राइड और डी का मतलब डिनाराइड।
ये ग्रीवाखंड यानी कर्म से कर्मिक आपको जमाव के तौर पे पूछे तो वो कर दिया। फिर उसके बाद में हमने बात की खुला वलन और बंद वलन। खुले वलन के अंदर हमने देखा कि वलन की दोनों भुजाओं के बीच का जो भाग है वो 90 डिग्री से तो कम थोड़ी होगा, 90 डिग्री से ज्यादा 180 डिग्री से कम होगा। बंद वलन के अंदर दो भुजाओं के बीच का जो कोण होगा वो आप यूं कह सकते हो न्यून कोण होगा या 90 डिग्री से कम होगा, उसको आपने बोल दिया बंद वलन। इसी प्रकार से एक वलन और किया जिसको हमने कहा पंखा वलन। क्या कहा? पंखा वलन। पंखे वलन के अंदर हमने कह दिया कि इस प्रकार से चाहे वो वृहद अपनति और चाहे वो वृहद अभिनति हो, वृहद अपनतियों और अभिनतियों के अंदर ऐसे छोटी छोटी अपनतियां और अभिनतियां बन जाती हैं तो उसको देखने के अंदर वो आकृति कैसी रहती है? पंखे जैसी रहती है, उसको हमने कह दिया पंखा वलन। आगे के समझ में इतना ही है। धन्यवाद।